हेलो दोस्तों, मैं देव आपके अपने चैनल सतरंग कहानियाँ में आपका स्वागत करता हूँ। नीरज एक 24 वर्षीय अच्छी कदकाठी का युवक था। उसकी शादी 2 साल पहले श्वेता नाम की लड़की से लखनऊ में हुआ था। नीरज भी लखनऊ कासगंज का रहने वाला था। उसकी नौकरी बैंक ऑफ बड़ौदा में मध्य प्रदेश के छोटे कस्बे में हुआ था। 1 साल के बाद उसका ट्रांसफ़र इंदौर में हो गया। ट्रांसफ़र का सुनकर नीरज काफ़ी एक्साइटेड था। अपने स्टाफ से इंदौर के बारे में काफ़ी सुनता रहता था। उसके अपने बड़े अधिकारियों से जो इंदौर ऑफिस में थे बातें होती रहती थी। वो लोग भी इंदौर के बारे में बताते रहते थे। रात को जब नीरज ऑफिस से लौटकर घर आया तो उसने उसकी पत्नी श्वेता को उसके ट्रांसफ़र की बात बताई। श्वेता भी सुनने के बाद काफ़ी खुश हुई। वह बोली, चलो अब कम से कम अपने बराबर शहर में जाने को मिलेगा। लखनऊ से निकलकर छोटे कस्बे में आ गए थे, इसलिए दिल नहीं लगता था। खाना खाने के बाद नीरज ने अपने इंदौर के ब्रांच मैनेजर से बात करके रहने के लिए मकान की व्यवस्था करवाने के लिए रिक्वेस्ट किया और बोला, सर अगर नज़दीक के किसी एरिया में मिल जाएगा मकान तो अच्छा रहेगा। ब्रांच मैनेजर संकेत झा ने नीरज को अपने ऑफिस के ही एक मिस्टर कोठारी का नंबर दे करके बोला कि आप इनसे बात कर लीजिएगा, यह आपके मकान की व्यवस्था करवा देंगे। नीरज की कोठारी से बात हो गई। कोठारी ने बोला, सर मैं जल्दी ही फाइनल करके बता रहा हूँ। 2 घंटे के बाद नीरज के पास कोठारी का फ़ोन आया कि मैंने आपके मकान के लिए बात कर लिया है। मकान यूँ समझिए कि अच्छी लोकेशन पर है और यह बंगला है। बंगले का नंबर 13 है। काफ़ी अच्छा मकान है। पहले एक फैमिली रहती थी, लेकिन वह जल्दी ही वहाँ से चले गए। नीरज ने कोठारी को बोला, ठीक है, आप मुझे वीडियो कॉलिंग करके मकान दिखा दीजिएगा। कोठारी ने वीडियो कॉल करके मकान दिखा दिया और अगल बगल का लोकेशन भी दिखा दिया। नीरज और श्वेता दोनों को मकान और वहाँ का लोकेशन काफ़ी पसंद आया। नीरज ने कोठारी को मकान फाइनल करके एडवांस देने की बात कही और बोला कि हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे। फिर नीरज ने फ़ोन बंद कर दिया। कोठारी ने मकान को फाइनल करवा के उसका एडवांस दे दिया। शनिवार को सवेरे 10:15 तक नीरज व श्वेता इंदौर पहुंच गए। 1 घंटे बाद उनका सामान भी आ गया। यहाँ कोठारी आकर नीरज को मकान की चाबी देकर उनके साथ सामान रखवाने में हेल्प करने लगे, क्योंकि नीरज के लिए यह मकान, यह शहर पूरी तरह से अजनबी था। कोठारी ने नीरज को बोला, सर कल मैं लगभग 10 बजे तक आ जाऊंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। मैं आपके लिए खाना बुक करवा देता हूं, जोमेटो से आ जाएगा। वैसे भी 2 दिन की छुट्टी है। मैं आकर आपका सामान व्यवस्थित करवा दूंगा, फिर उसके बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोठारी के जाने के बाद श्वेता ने टेबल पर एक प्यारा सा टेडी बियर बेतरतीब रखा हुआ देखा। श्वेता को बार बार वह खटक रहा था। श्वेता टेडी बियर को उठाकर टेबल पर सही ढंग से रखना चाह रही थी। वह ज्यों ही रखने के लिए झुकी, टेडी बियर को छूते ही उसको किसी की डरावनी आवाज़ सुनाई दी। तेरी कैसे हिम्मत हुई पीहू का टेडी बियर छूने की? रुक जा, मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। तू अब देखना तेरे साथ क्या क्या होगा। अब तेरी जिंदगी को मैं दुखों से भर दूंगी। इस आवाज़ को सुनकर श्वेता ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा, लेकिन वहाँ उसको कोई नज़र नहीं आया। हो सकता है उसका वहम हो, यह सोचकर वह फिर टेडी बियर को रखने के लिए सोचने लगी। लेकिन जब उसने छुआ उसको फिर वही आवाज़ सुनाई दी, इसलिए उसने वहीं का वहीं उसको छोड़ दिया। थोड़ी देर में जोमेटो वाला खाना देकर गया। दोनों काफ़ी थके और भूखे हुए थे। उन्होंने बैठकर खाना खाया और उसके बाद आराम करने की सोचने लगे। खाना खाने के बाद दोनों सोने के लिए बेडरूम में चले गए। उन्होंने बेड की फिटिंग करवा ली थी। नीरज को जल्दी ही नींद आ गई, लेकिन श्वेता को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसके दिमाग में वही आवाज़ गूंज रही थी। रात के 11 बज रहे थे। किचन में कुछ बर्तनों के टकराने की आवाज़ आई तो श्वेता ने देखा कि नीरज सो रहा है, तो किचन में कौन हो सकता है। वह उठकर किचन के तरफ चली गई, क्योंकि उसको लगा कि हो सकता है कि बिल्ली आई हो और वो कुछ नुकसान ना कर दे। जब वह किचन में पहुंची तो वहाँ उसने देखा 4-5 साल की एक बच्ची बर्तनों को रखकर फिर हटा रही है, जिसकी वजह से आवाज़ आ रही थी। घर में नीरज और श्वेता के अलावा कोई नहीं था, इसलिए उसको लगा कि हो सकता है दरवाज़ा खुला हो, बच्ची गलती से आकर के
किचन में बैठ गई हो। श्वेता ने बच्ची से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम गलती से यहाँ चली आई हो क्या? लड़की ने जवाब दिया, ये हमारा घर है, मेरा नाम पीहू है और मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहती हूँ। मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैं आई थी, मुझे तुम पानी पिला दो। श्वेता ने बोला, तो पानी पी लो। उसने गिलास में उसको पानी दिया, लेकिन लड़की ने बोला, नहीं मैं पानी नहीं पीती हूँ, मैं तो खून पीती हूँ, मुझे लाकर खून दे दो। मेरी माँ वही ला करके देती है, आज मेरी माँ लेके नहीं आई है अभी तक। लड़की की ऐसी बातें सुनकर श्वेता के मुंह से चीख निकल गई और वह डर के मारे कांपने लगी और जोर जोर से चीखने लगी। चीख की आवाज़ सुनकर नीरज की नींद खुल गई। वह भागकर किचन में आया और वहाँ का नज़ारा देखकर वह बुरी तरह से डर गया। श्वेता उसे बार बार किचन में जहाँ वो लड़की बैठी हुई थी उसे दिखा रही थी, लेकिन नीरज को कुछ भी वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। नीरज ने श्वेता को झकझोर कर बोला कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वह बार बार उससे चीखने का कारण पूछ रहा था, लेकिन श्वेता डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो लड़की उसके सामने ही वहीं बैठी हुई थी जो नीरज को नहीं दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद नॉर्मल होने के बाद वह बोली कि वह टेडी बियर लेकर आई थी और मुझे बार बार डरा रही थी। कौन आया था, कौन तुम्हें डरा रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कोई बुरा सपना देखा होगा, चलो अब सो जाओ, सुबह बात करेंगे। टेडी बियर तो मेज पर रखा हुआ है, वहाँ दिखाई दे रहा है। श्वेता ने नीरज को जवाब दिया, वो टेडी बियर लेकर सामने किचन में वही बैठी है, पता नहीं तुम्हें कैसे नहीं दिख रही है। वह 5-6 साल की लड़की है। वह किचन में बर्तन खटखटा रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम कैसे यहाँ आ गई, तुम्हारा घर कहाँ है? तो वह बोली, मेरा घर तो यही है, मैं और मेरी माँ यहाँ ही रहते हैं, मुझे प्यास लगी थी तो मैं आ गई। मैंने गिलास में उसको पानी दिया तो वह बोली, मैं पानी नहीं पीती हूँ, मैं केवल खून पीती हूँ, मुझे मेरी माँ खून ला कर देती है। नीरज ने बोला, यह कैसे हो सकता है, तुम काफ़ी थक गई हो, इस वजह से ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। यूँ तो भले ही वो लड़की नीरज को नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे श्वेता की बातों में सच्चाई लग रही थी। लेकिन वह अगर उसकी बात को मान जाता तो श्वेता और डर जाती, इसलिए वह इस तरह रिएक्ट कर रहा था कि किसी तरह से रात निकल जाए। और दूसरे दिन जब मिस्टर कोठारी आए तो उन्होंने उनको सारी बातें उन लोगों ने बताई। रात वाली बात को सुनने के बाद कोठारी ने बोला, सर आप इन बातों पे यकीन करते हैं? नीरज ने बोला, नहीं मिस्टर कोठारी, वैसे इनका वजूद तो होता ही है। कोठारी ने अपने किसी जानने वाले को इस बात का जिक्र करके पूछा तो उन्होंने एक तांत्रिक का नंबर दिया, बात करने के लिए बोला। कोठारी ने उस नंबर पर बात करके उस तांत्रिक से सारी स्थिति बताई। तांत्रिक ने बोला, कोई प्रेतात्मा है, उसे मैं बाल पकड़ कर लेके जाऊंगा, आप लोग एकदम चिंतित मत होइए, मैं कल आऊँगा, आप 10 बजे तक सुबह मेरा इंतज़ार करिएगा। आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर सामान की लिस्ट भेज दे रहा हूँ, आप ये सामान की व्यवस्था करवा के रखिएगा, मैं कल आकर बाकी सब देख लूँगा, आप लोग एकदम परेशान मत होइए, जो भी होगा मैं उसको पकड़ कर ले जाऊँगा। लगभग 2 घंटे बाद जय जय बालाजी जय बजरंगबली, कोई घर में है? नीरज ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बाबा को देखकर बोला, बाबा हम लोग कल ही आए हैं, इसलिए मैं अभी आपको कुछ नहीं दे पाऊँगा। बाबा ने बोला, मत बता बेटा, पापा को सब दिख रहा है, पापा को बताने की जरूरत नहीं है, तू भी दिख रहा है, तेरे पीछे और भी लोग भी दिख रहे हैं। दूसरी आवाज़ सुनकर श्वेता और कोठारी भी वहां आ गए। श्वेता ने पर्स से निकाल कर 10 रुपया बाबा को देना चाहा, लेकिन बाबा ने बोला, नहीं माई, तू क्या मुझे देगी, तू तो बहुत बड़ी मुसीबत में घिरी हुई है, तेरे घर से कुछ नहीं मैं ले सकता हूँ, क्योंकि तेरे घर पर काली और गंदी आत्माओं का बसेरा है, इस घर का कुछ भी मैं नहीं ले सकता हूँ। माई मैं बहुत जल्दी में हूँ, 3 दिन बाद हमारे बालाजी का जन्मोत्सव है, वहाँ जाना आवश्यक है, वहाँ से लौटकर मैं यहाँ आऊँगा और तब तक के लिए कुछ उपाय बता दूँगा जिससे तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने पाए। नीरज की तरफ देखकर बाबा बोले, दोस्त को तुम्हारे भेज देना, मैं उसको सब कुछ बता दूंगा, तुम इसे अकेले छोड़कर कहीं मत जाना। थोड़ी दूर टेकरी पर बालाजी का मंदिर है, वहीं तुम्हारे दोस्त को भेज देना, क्योंकि मैं कुछ यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ, बाबा की पेड़ी पर बैठकर सब कुछ दिखाई देने लगेगा। शाम के 5 बजे नीरज ने मिस्टर कोठारी को बाबा से मिलने के लिए टेकरी पर भेजा। शाम को 5 बजे मिस्टर कोठारी को
नीरज ने बाबा से मिलने के लिए टेकरी पर बालाजी मंदिर भेजा। वहाँ कोठारी को बाबा ने बोला, आओ बच्चे, पर तुम्हारा दोस्त तो बहुत बड़ी मुसीबत में गिरा हुआ है। यह भभूत मैं मंत्र पढ़कर तुम्हें दे रहा हूँ, इसे लेकर जाते वक्त कहीं भी अपने शरीर से दूर मत करना। रास्ते में कुछ भी हो जाए कहीं भी रुकने की कोशिश मत करना, नहीं तो यह तुम्हारे लिए खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर लोगे। कोठारी ने बोला, ठीक है बाबा, जैसा बोल रहे हैं वैसा ही मैं करूँगा। बाबा ने बोला, जो लड़की दिखाई दे रही है वो और उसकी माँ दोनों मर चुकी हैं। उस माई को उसके पति ने ही मार डाला। अब उन दोनों की आत्माएं उसी मकान में घूम रही हैं, काफी शक्तिशाली भी हैं। मैं आकर कुछ उपाय करूंगा, लेकिन तुम अभी जल्द निकल जाओ, नहीं तो घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। तुम एक चीज का ध्यान रखना, उनको भी बोलना कि डरे ना, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार इन आत्माओं का लोगों को डराना ही होता है। जो डर जाता है उसके लिए वो हानि पहुंचा देते हैं। अगर कभी सामना भी इन आत्माओं से हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ बालाजी की कृपा है। टेकरी से उतरते उतरते लेट हो गया। नीचे जाकर कोठारी ने बाइक स्टार्ट की, लेकिन उसे ऐसा लगा कि उसकी बाइक की पिछली सीट पर कोई आकर बैठ गया। पीछे मुड़कर उसने देखा तो कहीं कोई नजर नहीं आया, तो उसने सोचा कि हो सकता है कि मेरा वाहन हो, और वहां से वो निकल गया। कोठारी को लघुशंका का आभास हुआ तो उसने एक जगह गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे बाबा की वार्निंग याद आ गई। इसलिए थोड़ी आगे जाने पर एक रोड के बीच में एक छोटी बच्ची को देखकर वह गाड़ी को रोक दिया। बच्ची जोर जोर से रो रही थी। कोठारी ने गाड़ी रोककर उस बच्ची से पूछा, क्या हो रहा है, क्या हो गया तुम्हें? तो छोटी बच्ची ने बोला, मेरी माँ को चोट लग गई है, उसे बचा लो। कोठारी ने गाड़ी साइड में रोककर स्टैंड पर लगाया और बगल में एक पेड़ के पास देखा कि एक औरत बैठी हुई है। उस औरत के बाल खुले हुए थे और बाल चेहरे को ढक रहे थे। कोठारी उसके पास पहुंचकर उससे पूछा, आपको कैसे चोट लग गई? मैं फोन करके एम्बुलेंस बुलवा देता हूँ। औरत ने बाल को झटका दिया और उसकी लाल लाल आंखें चमकने लगी। वो जोर से चिल्लाई, तू बचाएगा, तू बचाएगा उसको? बाबा के पास गया था, तेरे दोस्त को तू बचा लेगा? पहले तो तू खुद को बचा करके दिखा। ऐसा कहते हुए उसने अपने गर्दन को हल्का सा झटका दिया। कोठारी दूर पेड़ से जाकर के टकरा गया। फिर वह उठकर वहां से भागने की कोशिश किया, लेकिन फिर गिर पड़ा। फिर उस औरत ने झटका दिया गले को, वह जाकर फिर पेड़ से टकरा गया। इसी तरह से भागते हुए वो बाइक तक आया और बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाइक उसके हाथ से छूटकर गिर गई और वह भी वहीं गिर गया। तभी उस औरत ने अपने हाथ से इशारा किया। कोठारी खींचते हुए उस पेड़ से आकर टकरा गया। तब कोठारी को बाबा की बात याद आ गई कि अगर कभी सामना भी पड़ जाए तो डरना मत, डरने से आत्माएं तुमको फिर और डराएंगी। बाबा की बात याद आते ही कोठारी ने बालाजी का नाम लिया। ऐसा करते ही उन्हें तभी जोर जोर से हवा का झोंका आते हुए सुनाई दिया और पेड़ हिलने लगे। पेड़ पर किसी को कूदने की आवाज आई। वह औरत और बच्ची दोनों वहां से गायब हो गए। किसी तरह से कोठारी उठकर अपने कपड़े को झाड़कर, थोड़ी चोट लगी थी उसको देखने के बाद बालाजी को धन्यवाद देते हुए बाइक स्टार्ट कर नीरज के घर की तरफ निकल पड़े। पहुंचकर नीरज से उसने ये सारी बातें बता दी। बबूत को पूरे घर में छिड़क दिया, सब नॉर्मल हो गया। पापा द्वारा बताई गई सारी बातें नीरज को बता दी और बोला, एक हफ्ता तक संभल कर रहना है, उसके बाद बाबा आकर कुछ उपाय करेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह सब समझाने के बाद कोठारी अपने घर को चले गए। उस रात सब नॉर्मल रहा। दूसरे दिन भी नीरज ने ज्वाइन नहीं किया और कोठारी ने भी काम का बताकर छुट्टी ले लिया, क्योंकि आज वो तांत्रिक आने वाला था जिसने एक दिन पहले कोठारी से बात किया था। 10 बजे के लगभग वह आया, सारा सामान लेकर हाल में पूजा की तैयारी करने लगा और सबको बोला कि तुम लोग बाहर चले जाओ। वह आत्मा बार बार गिड़गिड़ाएगी, लेकिन किसी को अंदर आने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। यह कहकर वह फाटक बंद कर लिया। तांत्रिक आवाहन करके आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया चालू किया। थोड़ी देर बाद एक धुआं सा सामने दिखाई दिया और वहाँ एक आकृति बनती नजर आई, जिसको देखकर तांत्रिक जोर से चिल्लाया, मैं तुझे तुरंत ही कैद कर लूंगा, तू क्यों परेशान कर रही है इन लोगों को? वह औरत जोर से चिल्लाई, ढोंगी, तू मुझे कैद करेगा? ले, मैं तुझे मजा चखाती हूँ। ऐसा कहते ही उसने जोर का हाथ घुमाया और तांत्रिक दरवाजे से जाकर टकरा गया। तांत्रिक इतना जोर से टकराया था कि उसके सर से खून निकलने लगा। वह ज्यों ही उठा, उसको दोबारा धक्का लगा और वह दीवार से जाकर टकरा गया। वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, डरने लगा और
जब उठता था तो गिर जाता था। ऐसा करते करते वो बार बार परेशान हो रहा था। पानी लेकर मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले ही उस औरत ने हाथ उठाया, वो जाकर के छत से टकरा गया, फिर नीचे गिरा। किसी तरीके से वो उठकर दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही सरपट बाहर भागने की कोशिश करने लगा। लोगों ने उससे पूछा, बाबा क्या हुआ? लेकिन वो मुड़कर भी नहीं देखा और भागते हुए चला गया। बोला, बहुत शक्तिशाली आत्मा है, ये तो हमको भी मार डालेगी अगर मैं यहाँ रहा। तुम लोग तुम्हारे हाल पर देखो क्या कर सकते हो। ऐसा कहते हुए भागते गया। वह निकल गया। उस तांत्रिक की ऐसी दशा देखकर नीरज, कोठारी और श्वेता तीनों काफ़ी डर गए। उनकी हालत और भी खराब होने लगी। तांत्रिक के जाने के बाद माहौल एकदम सामान्य हो गया। कुछ भी डर नहीं लग रहा था। वो लोग अंदर आकर के पुरानी तरह से काम करने लगे। उस रात भी सब नॉर्मल रहा। दूसरे दिन नीरज बैंक के जॉकर ज्वाइन किया और ड्यूटी करने लगा। श्वेता का 1 बजे फोन आया, यहाँ सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब नीरज ड्यूटी करके वापस घर आया तो बोला, चलो थोड़ा मार्केट होकर आते हैं, थोड़ा रिलैक्स तो होए। लौटते वक्त थोड़ा लेट हो गया। वह दोनों टहलते हुए पैदल ही आ रहे थे कि उनके सामने एक अजीब शक्ल की एक औरत और उसके साथ एक बच्ची सामने से आते हुए दिखाई दी। उनके करीब आकर औरत ने बोला कि तुम लोग यहाँ घूम रहे हो, तुम्हें यहाँ कौन बचाने आएगा? यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। छोटी बच्ची बोली, मुझे प्यास लग रही है। औरत बोली, रुक जा, थोड़ी देर में मैं तुझे यहीं से खून दे दूंगी, तू पी लेना, तेरी प्यास खत्म हो जाएगी। नीरज ने श्वेता को इशारा किया कि यहाँ से भागा जाए। दोनों एक तरफ भागने लगे। तभी उनके पीछे वो दोनों दौड़ने लगे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उनको ऐसा लगा कि उनके चारों तरफ कोई गधा घूम रहा है। वो लोग रुक गए। उनके चारों तरफ एक घेरा सा बनने लगा। बच्ची और औरत दोनों गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए उनके तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जब वो घेरा के पास पहुंचे तो उनको दोनों को एक जोर का झटका लगा और वो दूर जाकर के गिर गए। नीरज और श्वेता ने मुड़कर देखा तो वो दोनों वहां से गायब हो गए थे। रात में सब नॉर्मल रहा। दूसरे दिन डर के मारे नीरज ऑफिस नहीं गया। बाबा शाम को वापस आने वाले थे। दूसरे दिन सुबह ही बाबा के पास जाकर के मिले। बाबा शाम तक नीरज के घर आए। बाबा ने घर को चारों तरफ से अभिमंत्रित करके बांध दिया और उसके बाद काफी कोशिशों के बाद बाबा का उन दोनों आत्माओं से संपर्क हो पाया। बाबा ने मंत्रों के बल से उनको बुलाकर पूछा और उन्होंने अपनी पूरी दुख भरी कहानी बताई। किस तरह से उनके पति ने उसको और उसके बच्ची को दोनों को जहर देकर मारा था और उन दोनों की लाशों को गार्डन में छिपाकर दफन किया था। बाबा के परिचित एक पुलिस अधिकारी थे, उनको उन्होंने सारी बातें बताई। पुलिस ने आकर उस जगह पर मुआयना किया और वहाँ लाश की जगह पर अस्थियों का ढांचा मिला, एक हड्डियों का ढांचा मिला। औपचारिक कार्रवाई के लिए उसको भेज दिया और उसके बाद उन अस्थियों का विसर्जन बाबा ने एक रीति के मुताबिक करवा दिया, जिससे आत्माओं को मुक्ति मिल गई। पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया और उस पर कार्रवाई हुई। दोस्तों, मिलते हैं अगले कहानी में। धन्यवाद।